मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हिमायर के इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म। और स्टूडेंट, जैसा आप सभी लोगों को पता है, आपकी जो एग्रीकल्चर है उस एग्रीकल्चर का जो छठवां चैप्टर है, यानी जिसको हम कहते हैं फसलोत्पादन, वो काफ़ी टिपिकल चैप्टर है। मेरे ख्याल से आप सारे ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको वो चैप्टर वाकई काफ़ी कठिन लगता होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसी चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और उस चैप्टर में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपकी 31 फसलें हैं, 32, और 32 फसलों में 13-13 टॉपिक आपको पूछे जाते हैं, 13-13 पॉइंट। यानी अगर मैं टोटल मिला करके टोटल पॉइंटों की बात करूँ तो लगभग 400 के करीब आपके पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट बनते हैं? टोटल 400 आपके पॉइंट बनते हैं। 400 टॉपिक, 400 हेडिंग आपकी आती हैं जिनको हम फसलोत्पादन में पढ़ते हैं। और 400 में मान लो अगर आप एक पेज में कितनी हेडिंग लिखते हो, 4 हेडिंग लिखते हो, तो आपके 100 पेज भर गए होंगे। अगर आपके टीचर ने भी आपको फसल लिखाई होगी तो आपके 100 पेज भरवा दिए होंगे। लेकिन मैं स्टूडेंट्स आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने 100 पेज भरे हैं तो आपको मेरे ख्याल से कुछ समझ में तो आया नहीं होगा, और ना आप इतने 100 पेजों को पढ़ सकते हो। यह आपको बिल्कुल भी भरने की आवश्यकता नहीं है। जो फसलोत्पादन वाला टॉपिक है वो बिल्कुल सरल है। और इस वीडियो में आपको जो पेज आपने 100 भरे हैं, केवल एक पेज में ही मेरे ख्याल से आपका काम हो जाएगा, और सारी फसलें आपको बेसिकली अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम फसलों को शुरू करते हैं, और हम मात्र एक पेज में फसलों को याद करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मतलब लास्ट में जब वीडियो देखकर जाएं तो ये भी बता के जाएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से कौन कौन सी हेडिंग हमें पूछी जाती है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर से टोटल हमें 13 पॉइंट पूछे जाते हैं। कितने पॉइंट पूछे जाते हैं? 13 पॉइंट पूछे जाते हैं। वो 13 पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो आपको पूछा जाता है वानस्पतिक नाम, दूसरा आपको पूछा जाता है कुल, तीसरा आपको पूछा जाता है उत्पत्ति स्थान, चौथा आपको पूछा जाता है महत्व, पांचवा आपको पूछा जाता है मौसम एवं जलवायु, छठवां आपको पूछा जाता है मृदा, सातवां आपको पूछा जाता है बीज दर, आठवां आपको पूछा जाता है उन्नत किस्म, नौवां आपको पूछा जाता है सिंचाई, दसवां आपको पूछा जाता है खरपतवार, 11वां आपको पूछा जाता है रोग व कीट प्रबंधन, 12वां आपसे पूछा जाता है उपज, और 13वां जो अंतिम पॉइंट आता है वो आता है आपका पोषक तत्व। यानी ये 13 पॉइंट आपको पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर में हर फसल में। और टोटल 32 फसलें हैं, 32 इंटू 13 करोगे तो 400 से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल बेसिकली और काफी शॉर्टली इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए, मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, जो हमारे ऊपर के 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट तो किसके? हमारे रटने के हैं। ये तो हमें रटने हैं, यानी ये हमें क्या करने हैं? रटने हैं, ये हमें याद करने हैं। अगर आप याद करने में असमर्थ हो तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको इनकी ट्रिक बताऊंगा शॉर्ट, आप उसके द्वारा इनको तुरंत याद कर सकते हैं। हमारी मेन बात, जो मेन कहानी है फसलों की, वो शुरू होती है महत्व से। कहां से शुरू होती है? महत्व से शुरू होती है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं महत्व की बात करूं तो एक बेसिकली चीज मैं आपको बता देता हूं। महत्व में हमें 2 चीजें लिखनी होती हैं, एक तो उपयोग, क्या लिखना होता है? उपयोग, और दूसरा उत्पाद। दूसरा उत्पाद। किसी भी फसल का आपसे महत्व पूछा जाए 31 फसलों में से, आपको गेहूं से लेकर के कपास तक या जीरे से लेकर के धनिया तक किसी भी फसल का उपयोग या महत्व आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? उसका उपयोग और उसके उत्पाद बताने हैं। जैसे मान लो मुझे पूछा गया धान का उपयोग या धान का महत्व, मुझसे प्रश्न पूछा गया कि धान को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए, और उसमें एक पॉइंट क्या था? महत्व का पॉइंट था। तो मैं महत्व क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा धान का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, धान से खील बनाई जाती है, धान से आप भोजन निर्माण किया जाता है। यानी धान के जितने भी उपयोग मुझे आते होंगे मैं सारे लिखूंगा। वही क्या हो गया? उसका महत्व हो गया। ठीक है, ऐसे मान लो मुझे पूछा गया जीरे का महत्व, तो जीरे का मैं क्या लिखूंगा कि यह एक प्रकार की क्या है? मसाले वाली फसल है, इसका उपयोग सब्जियों को स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है। यह आपका महत्व हो गया। किसी भी फसल का आपसे महत्व पूछा जाए आपको केवल यही चीजें लिखनी है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरी चीज में अगर बात करें, दूसरी चीज क्या है? मौसम एवं जलवायु। चलिए, मौसम एवं जलवायु सबसे सरल पॉइंट है। आपको केवल 2 चीजें याद रखनी है। आपको एक तो क्या रखना है? रबी, और एक क्या रखना है? खरीफ। यानी फसलें 2 तरह की होंगी, या तो फसल किसकी होगी?
रबी की होगी और यह फसल किसकी होगी, खरीफ की होगी। जो फसल रबी की होगी वो कैसी जलवायु वाली होगी, ठंडी जलवायु वाली। कैसी जलवायु वाली होगी, ठंडी जलवायु। जो फसल खरीफ की होगी वो कैसी जलवायु वाली होगी, गर्म जलवायु। कैसी जलवायु वाली होगी, गर्म जलवायु। चलिए, जो रबी की फसल होगी स्टूडेंट्स, उसको कितने तापमान की आवश्यकता होगी, इसका जो तापमान होगा वो होगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। जो खरीफ की फसल होगी वो कैसी होगी, उसको तापमान 31 से 38 डिग्री सेल्सियस। 31 से 38 डिग्री सेल्सियस। अब केवल इतने पॉइंट आप याद रखो, आपको फसल की जलवायु है रट जाएगी। कैसे, जैसे मान लो मुझे पूछा गया मक्का की जलवायु, क्या पूछी गई मुझे पूछी गई मक्का की जलवायु। ठीक है, अब देखो, मान लो मुझे मक्का की जलवायु पूछी गई। अब मुझे पता है कि मक्का किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। तो पहला पॉइंट में क्या लिखूंगा, पहला मैं पॉइंट लिखूंगा यह खरीफ की फसल है, यह खरीफ की फसल है। पहला पॉइंट क्या हो गया, यह खरीफ की फसल है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखूंगा, दूसरा पॉइंट में लिखूंगा इसके लिए, मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए। अब खरीफ की फसलों को कैसी जलवायु, गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट में क्या लिखूंगा, इसकी उचित वृद्धि और विकास के लिए। तीसरा पॉइंट में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसकी उचित वृद्धि, उचित वृद्धि व विकास के लिए। अब तापमान लिख दूंगा मैं फिर आगे। उचित वृद्धि व विकास के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी, 31 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ये मेरी क्या हो गई, मक्का की जलवायु होगी। अब मान लो मुझे क्या पूछा जाए, मुझे पूछा जाए गेहूं की जलवायु, तो मुझे केवल यही चीज याद रखनी है। अब गेहूं में क्या लिखूंगा, यह रबी की फसल है। गेहूं में मैं क्या लिख दूंगा, यह रबी की फसल है। इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी उचित वृद्धि एवं विकास के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। केवल आप ये देख लो कि वो किस ऋतु की फसल है, इन तीनों चीजों को क्या कर दो, कॉपी कर दो। साथ में क्या हो गई, जलवायु कंप्लीट। मेरे हिसाब से जलवायु समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है, ये देखना है रबी की फसल है या खरीफ की है। इस लैंग्वेज को पूरी कॉपी कर दो। रबी की है तो रबी लिख दो, अगर खरीफ की है तो खरीफ लिख दो, अगर गर्म जलवायु तो गर्म लिख दो, और अगर तापमान कितना है वो तापमान लिख दो। क्लियर, रटने की कोई आवश्यकता तो नहीं पड़ी। आपकी जलवायु क्या हो गई, क्लियर। 31 फसलों में किसी भी फसल की जलवायु आपसे पूछी जाए, रटना कुछ नहीं है, यहां से बना करके आप आसानी से लिख दो। चलिए, दूसरे पॉइंट की अगर मैं चर्चा करूं स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट मेरा कौन सा है, जलवायु होगी, क्लियर। अब अगला पॉइंट आता है मेरा मृदा। अगला पॉइंट क्या आता है, मृदा। अब अगर मैं मृदा की बात करूं तो मृदा में आपको 3-4 पॉइंट याद रखने, केवल 31 फसलों की मृदा आपकी मान लो कंप्लीट। अब मृदा में क्या याद रखना है आपको, मैं आपको बता देता हूं। चलिए, आपको एक तो मृदा याद रखिए धान की। धान के लिए कैसी मृदा की आवश्यकता होती है, चिकनी मटियार। चिकनी मटियार, 2-3 पॉइंट याद रखने बस, केवल चिकनी मटियार। दूसरी में बात करूं कपास, कपास है और सूरजमुखी है। इनके लिए कैसी मृदा चाहिए, इनके लिए चाहिए काली, काली मृदा। तीसरी में मैं क्या बात करूं स्टूडेंट, जौ। जौ के लिए कैसी मृदा चाहिए, लवणीय। कैसी मृदा, लवणीय। चौथी में बात करूं चना। चना के लिए कैसी मृदा चाहिए, चना के लिए जो आपकी मृदा चाहिए वो चाहिए ढेले युक्त। कैसी, ढेले युक्त दोमट, ढेले युक्त दोमट। और पांचवा में आप ले लो अन्य सभी फसलें। क्या ले लो, अन्य सभी जो भी फसलें बची हुई हैं, अब उनको कैसी मृदा चाहिए, बलुई दोमट, बलुई दोमट। अब समझ लो, ये मान लो आपको मृदा रट गई पूरी। कैसे रटेगी, अब देखो, मान लो मुझे उसने मृदा पूछी किसकी, मुझे मृदा पूछी उसने धान की, तो फिर कुछ भाषा आपको कॉमन बनानी पड़ेगी। कॉमन में कौन से वर्ड आपको कॉमन बनाने हैं वो थोड़ा सा समझ लो मेरी तरफ से। आपको पहले क्या लिखना है, आपको फसल का नाम लिखना है, यहाँ खाली जगह में क्या लिखना है, फसल का नाम। फिर आपको क्या लिखना है, के लिए, के लिए। अब फिर ये सभी में लिखना है आपको।
अच्छे जल निकास वाली, अच्छे जल निकास वाली जीवांश पदार्थ युक्त, जीवांश पदार्थ युक्त समतल, समतल, फिर यहां लिख दो किस प्रकार की मृदा, ये खाली छोड़ दो, मृदा उचित मानी जाती है। इस भाषा को आप याद रख लेना बस, मानी जाती है, और फसल की उचित वृद्धि और विकास के लिए आपको ये चीजें लिखनी है बस, एक बार याद कर लेना, फसल की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए मृदा पीएच खाली जगह होना चाहिए, होना चाहिए। ये भाषा आप रट लो बस, ये भाषा रटो, और 31 फसलों की आपको मृदा हो गई याद, ये मान लो ये भाषा आपको याद हो गई, तो 31 फसलों की आपको क्या याद हो गई, मृदा याद हो गई। जैसे आप गौर करना, मान लो मुझे किसी फसल की मृदा लिखनी है, पहले मैं आपको का पीएच दिखा देता हूं, इसको पीएच की आवश्यकता होती है 4.5 से 6.5, इसका भी पीएच कितना होता है 4.5 से 6.5, इसका पीएच कितना होता है 8 से अधिक, 8 से कम, 8 से कम होता है, इसका पीएच कितना होता है, इसका और इसका बाकी सभी का होता है 6.5 से 7.5। अब आपको मान लो पूछी गई जौ की मृदा, किसकी मृदा पूछी गई, जौ की मृदा पूछी गई, मृदा वाला पॉइंट दे दिया आपको जौ में, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ फसल का नाम, तो आप लिखोगे जौ, आपने क्या लिखा जौ, जौ के लिए अच्छे जल निकास वाली जीवांश पदार्थ युक्त समतल, अब कैसी मृदा, जौ के लिए लवणीय, फिर आप लिख दोगे लवणीय मृदा उचित मानी जाती है, फसल की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए मृदा पीएच कितना होना चाहिए, 8 से कम, 8 से कम, या आप लिख सकते हो 8 होना चाहिए। ये हो गई आपकी किसकी मृदा, जौ की। अब मैंने इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, नहीं लगाए ना। नेक्स्ट, अब मान लो ये तो फसलें लिखी हुई है, इनकी तो आप लिख दोगे। अब मान लो आपसे पूछा गया सरसों, क्या पूछी गई, सरसों पूछी गई स्टूडेंट्स। अब सरसों की आप मृदा किस तरह से लिखोगे, समझ लो थोड़ा सा, बस थोड़े सा एफर्ट आपको लगाना, कुछ नहीं करना आपको, मृदा आपकी रट जाएगी आप लोगों को। अब मैं किसकी बात करूं, अब मैं स्टूडेंट बात करूं सरसों की, सरसों की मृदा आप लोग किस तरह से लिख पाओगे। चलिए, अब यहां सरसों किस कहीं दिख रही है आपको, नहीं दिख रही होगी, नहीं दिख रही ना, तो किस में आ जाएगी, अन्य में आ जाएगी। सरसों किस में आ जाएगी, सरसों आपके आगे अन्य में। जो फसल आपको इनमें नहीं दिख रही, इन चार के अलावा सारी फसलें कहां जाएगी, अन्य में। तो अन्य में आ गई, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, सरसों, मैंने क्या लिखा, सरसों। अब क्या होगी, सरसों के लिए अच्छे जल निकास वाली जीवांश पदार्थ युक्त समतल, अब अन्य सभी के लिए कैसे चाहिए, बलुई दोमट, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा बलुई दोमट, बलुई दोमट मृदा उचित मानी जाती है। फसल की उचित वृद्धि और विकास के लिए पीएच कितना, 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5 होना चाहिए। ये क्या होगी मृदा। मुझे कपास की पूछ ले, अब मैंने कपास तो यहाँ कहीं लिखा, कपास में क्या लिखा है, काली, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, कपास, यहाँ क्या कर दूंगा, काली, पीएच कितना है 4.5 से 6.5। अब मान लो मुझे पूछ रही सोयाबीन, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, सोयाबीन, यहाँ क्या कर दूंगा, अन्य में आ रही है सोयाबीन, अन्य में आएगी तो कैसी, बलुई दोमट, और यहाँ क्या कर दूंगा 6.5 से 7.5। मृदा बिल्कुल क्लियर, आपको मेरे ख्याल से कुछ रटने की आवश्यकता तो मृदा में है नहीं, यानी क्या हो गया, मृदा बिल्कुल क्लियर हो गई। 2 पॉइंट क्लियर हो गए अपने, 3, एक महत्व, एक जलवायु और एक मृदा। नेक्स्ट में अगर बात करें अगले पॉइंट पर, चलिए मैं ये साफ करता हूं, अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट, और स्टूडेंट्स अपना अगला पॉइंट क्या आने वाला है, चलिए देख लेते हैं। मैंने किस किस की बात कर ली, मैंने ये बता दिया आपको। आगे मैं इन चीजों की बात करूंगा, पहले मैं जान लेता हूं आपके खरपतवार, क्या जान लेते हैं हम, खरपतवार जान लेते हैं, खरपतवार। अब खरपतवार में आपको क्या लिखना है, चलिए एक तो आपको देखो 2 चीजें याद रख लो खरपतवार में, किसी भी फसल का आपसे खरपतवार पूछा जाए तो पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, खरपतवार का नाम, खरपतवार का नाम।
यानी आप उस फसल में जिन जिन खरपतवारों का प्रकोप होता है उनका नाम याद रखो बस, केवल बाकी सारी चीजें फिनिश। अब कैसे आपको लिखना है वो भाषा मुझसे ले लो। सभी फसलों में, किसी भी फसल में आपसे खरपतवार पूछा जाए, केवल इसको कॉपी करके आ जाओ आप, तो आपका जो खरपतवार वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल क्लियर है। आप कैसे लिखोगे, थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं, गौर करना, यहाँ पर गौर कर लेना। खरपतवार में आप क्या लिखोगे, खाली जगह, फसल का नाम, यहाँ क्या लिखोगे, फसल का नाम कि फसल में, अब खाली जगह खरपतवार के नाम लिख देना, खरपतवारों का प्रकोप होता है। पहली लाइन क्या हो गई, खाली जगह फसल का नाम, यहां खरपतवार कौन कौन से होते हैं उनका नाम, प्रकोप होता है, ठीक है। फिर लिखोगे आप खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करते हैं। 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, अधिक प्रकोप होने पर शाकनाशी, अधिक प्रकोप होने पर शाकनाशी दवा का, अधिक प्रकोप होने पर शाकनाशी दवा का प्रयोग किया जाता है। अधिक प्रकोप होने पर शाकनाशी दवा का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता होने पर दोबारा शाकनाशी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। दवा का प्रयोग कर सकते हैं। बस इस भाषा को आप लोग दिमाग में कॉपी कर लो। अगर ये तुम्हारे दिमाग में कॉपी हो गई तो आपको जितनी भी आपकी 31 या 32 फसलें हैं उसके खरपतवार आपको याद हो गए। ये भाषा आपको लिखनी है, केवल आपको 2 चीजें याद करनी है। याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मान लो मुझे उसने प्रश्न पूछा कि गेहूं में खरपतवार को समझाइए, खरपतवार नियंत्रण को समझाइए, या उसने मुझे प्रश्न पूछ लिया कि गेहूं की फसल का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए, और उसमें एक पॉइंट था खरपतवार नियंत्रण। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा गेहूं, मैं लिख दूंगा गेहूं की फसल में। फिर यहाँ लिख दूंगा, जैसे मैंने 2 खरपतवार लिख दिए, गेहूसा लिख दिया, कटीली लिख दी, गेहूसा, कटीली, मोथा, दूब घास, जिन खरपतवारों का प्रकोप होता है वो मैं लिख दिए। मैं क्या लिखूंगा, गेहूं की फसल में गेहूसा कटीली का प्रकोप होता है। गेहूसा कटीली खरपतवार का प्रकोप होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करते हैं। अधिक प्रकोप होने पर शाकनाशी दवा का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता होने पर शाकनाशी दवा का प्रयोग दोबारा कर सकते हैं। ये क्या होगी, आपकी भाषा होगी। आप यहाँ क्या करो, केवल फसल का नाम चेंज करो, खरपतवार का नाम चेंज करो, बाकी आपका खरपतवार नियंत्रण तैयार, फटाक से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, और ना 31 फसलों में 31 पेज भरने की आवश्यकता है खरपतवार में। आपको केवल क्या करना है, यहाँ फसल का नाम बदलो या खरपतवार का नाम बदलो, पूरी चीज जैसे के तैसे कॉपी कर दो। आपका क्या हो गया, खरपतवार नियंत्रण फिनिश। 4 चीज हो गई, एक तो क्या, महत्व, दूसरा जलवायु, तीसरा मृदा, और चौथा क्या हो गया अपना, चौथा हो गया खरपतवार। 4 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। एक पॉइंट और आता है, मृदा तैयार करना। क्या आता है, मृदा तैयार करना। अब अगर स्टूडेंट से मृदा तैयार करने की बात करूं तो मृदा तैयार करने में आपको कुछ नहीं लिखना, रटना नहीं है। क्या लिखो, सबसे पहले 2 जुताई हैरो द्वारा करते हैं, उसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर द्वारा करते हैं, उसके बाद पाटा लगाकर खेतों को समतल बना देते हैं और उचित आकार की क्यारियां बना देते हैं। कितना लिखना है आपको लिखना है, सर्वप्रथम 2 जुताई हैरो द्वारा की जाती है, इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर द्वारा करते हैं,
इसके बाद खेत को पाटा लगा करके समतल बना देते हैं और उचित आकार की क्यारियां बना देते हैं। यह आपकी क्या हो गई, मृदा तैयार करना हो। जो पॉइंट हमारे आते हैं वो देख लेते हैं। एक दो पॉइंट आता है हमारा, बहुत है बीजोपचार। बीजोपचार आपकी किताब में 33 फसलें हैं। 33 फसलों में आप लोग अलग अलग बीजोपचार पढ़ोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 5-7 पेज तो आपके बीजोपचार में भर जाएंगे। फिर भी आपको बीजोपचार मेरे ख्याल से याद भी नहीं होगा, लेकिन उस तरीके से आपको बीजोपचार नहीं पढ़ना है। सभी फसलों में बीजोपचार लगभग सेम होता है। सेम क्या होगा, क्या चीज आपको लिखनी है वो मैं आपको बताता हूं, कौन सी भाषा आपको लिखनी है। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, कोई सी भी फसल का बीजोपचार पूछे आपको, सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि बीजों को बुवाई से पूर्व, बीजों को बुवाई से पूर्व, बुवाई से पूर्व रोग एवं कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए, कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए उपचारित करते हैं, उपचारित करते हैं। पहली लाइन तो आपको ये लिखनी है, कोई सी भी फसल हो आपकी। फिर दूसरी लाइन क्या लिखनी है आपको, आपको दूसरी लाइन लिखनी है कि सर्वप्रथम बीजों को कवकनाशी दवा द्वारा उपचारित करते हैं, कवकनाशी द्वारा उपचारित करते हैं। इसके बाद तीसरी लाइन क्या लिखोगे, इसके बाद बीजों को कीटनाशी दवा द्वारा उपचारित किया जाता है, कीटनाशी दवा द्वारा उपचारित किया जाता है। फिर चौथी लाइन क्या लिखोगे, अंत में बीजों को राइजोबियम द्वारा उपचारित करते हैं, राइजोबियम द्वारा। और ध्यान रखना ये जो राइजोबियम वाली लाइन आपको लिखनी है ये सभी फसलों में नहीं लिखनी, ये केवल आपको दलहनी और तिलहनी फसलों में लिखनी है। बाकी दो फसलों में आपको केवल 3 पॉइंट लिखने हैं बीजोपचार में। अब मान लो मुझे पूछा गया कि जौ की फसल में बीजोपचार को समझाइए, जौ की फसल में बीजोपचार को समझाइए, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जौ के बीजों को बुवाई से पूर्व रोग एवं कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए बीजोपचार किया जाता है या उपचार किया जाता है। उसके बाद दूसरी लाइन लिखूंगा कि सर्वप्रथम जौ के बीजों को कवकनाशी दवा द्वारा उपचारित करते हैं, इसके पश्चात बीजों को कीटनाशी दवा द्वारा उपचारित किया जाता है। एक लाइन लिखना चाहो तो और लिख सकते हो कि कवकनाशी दवा की 2 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित किया जाता है। एक लाइन आप और बढ़ा सकते हो, कवकनाशी दवा की 2 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचार किया जाता है। अगर वो दलहनी फसल है तो आप उसमें ये ले सकते हो कि इसके बीजों को राइजोबियम कल्चर द्वारा उपचार करते हैं तथा छाया में सुखाने के पश्चात बुवाई हेतु उपयोग में ले लेते हैं। ये आपका बीजोपचार कंप्लीट हो गया। जितनी भी फसलें आपकी दे रखी है, चाहे वो 31 फसलें हो, चाहे वो 32 फसलें हो, चाहे वो भले ही 50 फसलें हो, कितनी भी फसलों में आपसे बीजोपचार पूछा जाए आपको सेम पॉइंट लिखना है, केवल फसल का नाम चेंज करते रहना है बस। जैसे मैंने जौ का बताया, अगर आपको ज्वार का पूछा जाता तो आप लोग ज्वार का लिख देते कि ज्वार की फसल को बुआई से पूर्व उपचारित करते बीजों को, ये इस तरीके से करते हैं, दोनों चीज आप लिख देते। बाजरा की पूछते हैं, बाजरा की आप लोग कर देते बड़ी आसानी से। कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से आप लोगों को इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। पूरा पॉइंट आपका इसी से मैनेज हो जाएगा, पूरा टॉपिक इसी से मैनेज हो जाएगा 31 फसलों का। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा कौन सा था, एक तो बीजोपचार हो गया, बीजोपचार के बाद अगला पॉइंट था अपना बुवाई। बुवाई बुवाई भी आपसे पूछी जाएगी। अब 31 फसलों की बुवाई किस तरीके से याद रखोगे आप लोग, बड़ी टफ है, लेकिन आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सरल है। अब सरल कैसे है, आपको केवल 2 चीजें याद रखनी है। 2 चीजें क्या याद रखनी है, या तो याद रखो कि कौन सी फसल तो खरीफ की है और कौन सी फसल रबी की है, बस ये चीज आप याद रखो, खरीफ और रबी। अब ये कार्य कैसे करेगा, जैसे मैं बात करूं जो खरीफ की फसलें हैं, रबी की फसल सबसे पहले, रबी की फसलों की बुवाई कब होती है, इनकी बुवाई होती है अक्टूबर नवंबर में। कब होगी, अक्टूबर नवंबर में। और खरीफ की फसलों की बुवाई कब होती है, जून जुलाई में, जून जुलाई में। इनकी बुवाई कब होगी, अक्टूबर नवंबर में, इनकी बुवाई कब होगी, जून जुलाई में होगी। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट आता है गहराई। बुवाई में एक पॉइंट आता है गहराई, ठीक है, गहराई यहां भी आएगा, लेकिन गहराई आपको रबी और खरीफ के आधार पर नहीं बतानी,
गहराई आपको बतानी है बीज के आकार के आधार पर। बीज जितना बड़ा होगा उसकी 3 गुना अधिक गहराई पर उसकी बुवाई होती है। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे छोटे बीज किसके होते हैं, सबसे छोटे बीज होते हैं तिल के। किसके बीज होंगे, जैसे तिल की अगर मैं बात करूं, तिल और सरसों, इनके बीज क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इनकी जो बुवाई होती है वो 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर गहराई पर होती है। 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर गहराई पर होती है। दूसरी अगर मैं बात करूं, मान लो किसी बीज बड़े आकार का है, कोई सा बीज, जैसे हम यहां ले लेते हैं रबी में कोई सी फसल लेते हैं, खरीफ में, जैसे मान लो हम लेते हैं ज्वार और बाजरा। ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा लगभग समान है दोनों का बीज। ये भी कितनी गहराई पर होगा, आकार का 3 गुना, यानी 3 से लेकर के 4। अगर किसी बीज का आकार बड़ा है, मान लो हमने यहाँ कौन सा ले लिया, चना। अब चना बड़ा है तो इसका कितना होगा आकार, 3 गुना करेंगे तो लगभग 8 से 10, यानी 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर इसकी बुवाई की जाती है। बीज का जितना आकार होगा उसके 3 गुना उसकी क्या होगी, गहराई होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक पॉइंट आता है विधि। अब कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम बुवाई करते हैं, आपकी किताब में जितनी भी फसलें दे रखी हैं उन फसलों को एक तो हम छिड़कवा विधि द्वारा बुवाई कर सकते हैं। किसके द्वारा, छिड़कवा विधि द्वारा। दूसरा हम किसके द्वारा बुवाई कर सकते हैं, सीड ड्रिल के द्वारा बुवाई कर सकते हैं, सीड ड्रिल। तो चाहे वो रबी की बुवाई हो चाहे वो खरीफ की बुवाई हो, आपको विधि क्या लिखनी है, छिड़कवा विधि या सीड ड्रिल विधि। अब मान लो मुझे पूछा गया बुवाई का पॉइंट किससे, गेहूं से। मुझे पूछा गया गेहूं में बुवाई को समझाइए। अब गेहूं में बुवाई में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि गेहूं रबी की फसल है। किसकी फसल है गेहूं, रबी की या खरीफ की, तो रबी की। गेहूं रबी की फसल है, इसकी बुवाई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। गेहूं रबी की फसल है, इसकी बुवाई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। इसके बीजों को, अब इसके भी थोड़े से बड़े आकार के होते हैं, इसके बीजों को 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। इसके बीजों को 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है, 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। इसके बाद बीजों को बुवाई करने के लिए छिड़कवा विधि या सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं। बीजों की बुवाई करने के लिए छिड़कवा विधि अथवा सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं। एक चीज आप और लिख सकते हो सभी में, क्या लिख सकते हो, नमी। आप लिख सकते हो बुवाई करते समय मृदा में 40 से 60% नमी होना आवश्यक है। ये आपकी क्या होगी, बुवाई हो गई, बुवाई की विधि हो गई। पूरी 31 फसलों में से किसी भी फसल का नाम देकर आपसे पूछ ले। अब मान लो ये तो मैंने गेहूं का पढ़ा था, अगर मान लो मुझे पूछ लिया मक्का, मक्का में बुवाई को समझाइए। मक्का, अब मैं मक्का में कैसे लिखूंगा, सेम पॉइंट। मक्का किसी फसल है, खरीफ की, तो मक्का खरीफ की फसल है, इसकी बुवाई जून जुलाई माह में की जाती है। आकार बड़ा होता है चने के बराबर, तो इसकी बुवाई 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर की जाती है। बुवाई छिड़कवा विधि अथवा सीड ड्रिल के द्वारा करते हैं। बुवाई करते समय मृदा में नमी कितनी होनी चाहिए, 40 से 60%। बुवाई करते समय मृदा में 40 से 60% नमी होना आवश्यक है। मेरे हिसाब से आपको पॉइंट समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, सारी चीजें समझ में आगे होंगी। ठीक है, आगे हम चले अगले पॉइंट पर। 2 पॉइंट हो गए, बीजोपचार हो गया और बुवाई हो गई। अब तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है पोषक तत्व। ये काफी टफ है, आप लोगों को ये वाला पॉइंट याद नहीं होता, पोषक तत्व। अब पोषक तत्व कैसे याद कर सकते हो, एक छोटा सा आपको फॉर्मूला फॉलो करना है। वो कैसे करना है थोड़ा सा समझ लेना मेरे साथ में। जैसे मान लो ये क्या है, गेहूं है, गेहूं, गेहूं के बाद हम गए धान, धान, और धान के बाद हम गए सीधा गन्ना, या हम कह सकते हैं आलू, या हम कह सकते हैं कोई सी भी सब्जी। ठीक है, और इसके बाद जो फसलें हैं उसको हम बाद में देखेंगे। गेहूं की फसल का एक कोड होता है 164, 164, 164, यानी नाइट्रोजन हम इसमें कितनी देते हैं, 100 किलोग्राम, फास्फोरस कितनी देते हैं, 60 किलोग्राम, और पोटेशियम कितनी देते हैं, 40 किलोग्राम। ऐसे ही यहां अब एक चीज समझ लो, फसलों को जितनी ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी उतनी ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता होगी। अब गेहूं से ज्यादा पानी किसको चाहिए, धान को चाहिए, तो पोषक तत्व भी इसको क्या चाहिए, ज्यादा। नहीं, नाइट्रोजन कितनी चाहिए इसको, 120 किलोग्राम, 120 किलोग्राम। फास्फोरस कितना चाहिए इसको, 80 किलोग्राम। पोटेशियम कितना चाहिए इसको, 60 किलोग्राम। इससे ज्यादा आवश्यकता किसको होती है, गन्ना को होती है, तो गन्ना को नाइट्रोजन कितना चाहिए, 150 किलोग्राम। फास्फोरस कितना चाहिए, 80 से 100 किलोग्राम, 80 से 100 किलोग्राम।
और पोटेशियम इसको कितना चाहिए 60 किलोग्राम। ये किसकी आवश्यकता पूरी हो गई, ये गन्ना की आवश्यकता हो गई। यानी 3 फसलों का तो हमें क्लियर पता चल गया, हमें केवल एक फसल का याद करना है 1 6 4 यानी 164 याद रखो। 164 के बाद आप लोग समझ जाओ गेहूं में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम क्या देते हैं पोटेशियम देते हैं। इन 3 का हमें पता चल गया। इसके अलावा हमारी फसल तो 31 32 है, उनका हम कैसे करेंगे, तो जो शेष फसलें हमारी बची हुई हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में कैसे बांटेंगे, एक तो हम बांटेंगे दलहनी फसल दलानी और एक होगी अदलानी अदलहनी। एक तो दलहनी फसल और एक कौन सी फसल अदलहनी फसल। अब देखो थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना है, जो अदलहनी फसलें होंगी उनको गेहूं से कम मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो 80 किलोग्राम 80 किलोग्राम, फास्फोरस की बात करूं तो 40 किलोग्राम 40 किलोग्राम, पोटेशियम की बात करूं तो लगभग 40 किलोग्राम। ठीक है, अब इसके बाद दलहनी फसलों की अगर हम बात करें तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन नामात्र देते हैं, कितनी देते हैं, इससे कम होगी, यानी 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन देते हैं, 20 से 30 किलोग्राम। फास्फोरस इसमें 40 किलोग्राम देते हैं और दलहनी फसलों को पोटेशियम की आवश्यकता नहीं होती। अब इसके अंदर आपकी सारी फसलें आ गई और पोषक तत्व कितने आ गए 3, NPK नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा सभी फसलों को चाहे कोई सी भी फसल हो, अगर हम जिंक की बात करें जिंक तो वो कितना देते हैं 25 किलोग्राम देते हैं प्रति हेक्टेयर। जिंक कितना देंगे 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हम बात करें गोबर खाद FIM गोबर खाद तो ये कितनी देते हैं, ये देते हैं 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर, 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर क्या देते हैं FIM देते हैं। अब मान लो आपसे कोई प्रश्न पूछा खाद एवं उर्वरक का और वो पूछ लिया मक्का से, मक्का की फसल में खाद एवं उर्वरकों को समझाइए या मक्का की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में समझाइए। अब मक्का में आप पोषक तत्व प्रबंधन कैसे लिखोगे, अब समझ लो। आपको यह मक्का दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा मक्का, क्योंकि ये गेहूं है, ये धान है, ये आलू है और ये क्या है, ये दलहनी फसल है। लेकिन अदलहनी फसल में क्या आता है, मक्का आता है। कहाँ आता है, बिना दलहनी फसल में मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, सरसों है, ये सारे कहाँ आते हैं अदलहनी फसलों में। जितने भी अदलहनी फसलों वाले होंगे उनको इन तत्वों की आवश्यकता होगी। यानी अब हम कह सकते हैं कि मक्का को नाइट्रोजन कितनी चाहिए 80 किलोग्राम 80 किलोग्राम, मक्का को फास्फोरस कितना चाहिए 40 किलोग्राम, मक्का को पोटेशियम कितना चाहिए 40 किलोग्राम, मक्का को जिंक कितनी चाहिए, जिंक सभी में बराबर होगी तो जिंक कितनी चाहिए मक्का को 25 किलोग्राम 25 किलोग्राम। उसके बाद FIM की अगर हम बात करें तो FIM कितना चाहिए मक्का को, FIM चाहिए आपका 10 से लेकर के 20 टन प्रति हेक्टेयर। अब आप लोग बड़ी आसानी से इसकी भाषा बना करके लिख सकते हो कि मक्का की फसल की उचित वृद्धि और विकास के लिए नाइट्रोजन की 80 किलोग्राम मात्रा, फास्फोरस की 60 किलोग्राम मात्रा, पोटेशियम की 40 किलोग्राम मात्रा, जिंक की 25 किलोग्राम मात्रा तथा FIM की 10 से लेकर के 20 टन प्रति हेक्टेयर मात्रा आवश्यक होती है। एक उपयोग का तरीका और लिखना होता है आपको अंत में। तो उपयोग का तरीका क्या होता है, जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा और शेषयो जो सभी उर्वरक हैं वो कब देते हैं, मृदा तैयार करते समय। आप लिखोगे कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा और शेष सभी उर्वरकों का उपयोग मृदा तैयार करते समय किया जाता है। बाकी बची हुई नाइट्रोजन को 2 बराबर भागों में बांटकर अलग अलग समय पर देते हैं। क्या हुआ, नाइट्रोजन की आधी मात्रा और क्या शेष सभी उर्वरक कब देंगे, मृदा तैयार करते समय। और शेष जो नाइट्रोजन बची है उस बची हुई नाइट्रोजन को 2 अलग अलग भागों में बांटकर 2 बराबर भागों में बांटकर अलग अलग समय पर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने 3 पॉइंट पढ़े, बीजोपचार, दूसरा पॉइंट बुवाई और तीसरा पॉइंट पोषक तत्व प्रबंधन। आगे हमारे 2-3 पॉइंट और बचे हैं जिनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, तो अगर अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।